हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग कैपिटल गेन्स देख रहे थे एंड आगे बढ़ने से पहले एक बार अपन क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक अपन ने क्या क्या देखा है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। इसकी कुछ कंडीशन थी, वो फुलफिल होगी तो ही कैपिटल गेन्स अप्लाई होगा, नहीं तो कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होगा। ये रिकैप मैं आपको याद कराने के लिए करता हूँ। समझना इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए सब लोग फटाफट याद रखने की कोशिश करिए। कौन कौन सी कंडीशन थी? देयर मस्ट बी कैपिटल असेट। कैपिटल असेट क्या होती है, कहाँ पर गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। फिर आपने कैपिटल असेट को क्या कर दिया हो? ट्रांसफर कर दिया हो। पड़े पड़े वैल्यू एप्रिसिएशन पे कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होता। ट्रांसफर क्या होता है, ये कहाँ पर गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर। ट्रांसफर कब होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में होना चाहिए जनरली। एक्सेप्शन विल ऑलवेज बी देयर। होगा क्या कि कभी कभी ट्रांसफर कहाँ हुआ होगा? किसी अर्लियर प्रीवियस ईयर में, तो भी करंट प्रीवियस ईयर में आपको क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स देना पड़ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये कहां पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 3 के अंदर। फिर ट्रांसफर मस्ट नॉट बी एन एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसा ना हो? एग्जम्प्टेड ट्रांसफर ना हो। कहां कहां होता है एग्जम्प्टेड ट्रांसफर? सेक्शन 47, सेक्शन 10 और एक आता है सेक्शन नंबर 54। ठीक है। कौन सी अपफ्रंट होती है? 47 एंड 10। एंड कौन सी 54 क्या होती है? डाउनवर्ड, जहां पर आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। एंड अगर फिर बोला है कहीं इन्वेस्ट कर दिया है तो अपन एग्जाम्शन देंगे, नहीं तो एग्जाम्शन नहीं दी जाएगी। अगर वो एग्जाम नहीं निकलता है देन सच कैपिटल गेन्स विल बी कंसिडर्ड एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज ट्रांसफर्ड। अच्छा, इनकम कैन बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। लॉस होगा तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, कैपिटल असेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, एग्जाम्प्टेड ट्रांसफर क्या होता है। आज हमें ये देखना है कि ट्रांसफर क्या होता है। हम कैपिटल असेट ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फटाफट से कैपिटल असेट को रिवाइज करते हैं। कैपिटल असेट की डेफिनेशन कहां दी है? 2 क्लॉज 14 में। कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएसी, चाहे बिजनेस पर्पज, चाहे पर्सनल पर्पज, चाहे टेंजिबल और चाहे इंटेंजिबल, विल बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट। लेकिन इन चीजों को कैपिटल असेट नहीं मानना है। कौन कौन सी? स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। लेकिन याद रखना, अगर एफआईआई शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड की तरह भी होल्ड करते हैं तो वो कैपिटल असेट ही कंसिडर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात थी, पर्सनल मूवेबल असेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज दी कैपिटल असेट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फ्रिज, फर्नीचर, कार, बाइक्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वॉच, क्लोथ, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इसको कैपिटल असेट नहीं मानेंगे क्योंकि इनका क्या यूज कर रहे हो? पर्सनल मूवेबल। कौन यूज कर सकता है? असेसी खुद कर सकता है या फिर एनी मेंबर ऑफ द फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। लेकिन एक बात याद रखना, लैंड और बिल्डिंग को क्या मानना है? कैपिटल असेट मानना है क्योंकि वो क्या है? इमूवेबल है। शेयर्स यानी इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द कैपिटल असेट। और ये सारी एसेट्स अगर किस में यूज आ रही हो? बिजनेस में यूज आ रही हो, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल असेट कंसिडर करना ही पड़ेगा। फिर हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कुछ चीजें पर्सनल मूवेबल होने के बाद भी कैपिटल असेट कंसिडर की जाएगी। ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल थिंग एंड आर्टिफैक्ट। इन सबको तो एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन इसको कर दिया था। ज्वेलरी क्या होती है? ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम और अलॉय यानी इनका मिक्सचर। चाहे उसमें प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन हो या ना हो, चाहे वो किसी कपड़े में वर्क कराया हो या फिर ना कराया हो। ठीक है, कपड़े में वर्क करा दिया तो भी वो क्या कंसिस्ट हो जाएगा? तो भी वो क्या बन जाएगा? ज्वेलरी कंसिडर हो जाएगा। अब बात ये आई थी कि ज्वेलरी के अलावा अगर ये सब चीजें होगी तो क्या होगा? गोल्ड कॉइन, सिल्वर बार, बुलियन, गोल्ड बार, यूटेंसिल्स, इन सब का क्या होगा? तो ये डिपेंड करेगा उस पर्सन के स्टेटस, ट्रेडिशन, कस्टम, एसटीसी पे। एसटीसी पे डिपेंड करेगा। अगर उसका एसटीसी निकल गया तो उसे पर्सनल मूवेबल मानेंगे, नहीं तो उसको पर्सनल मूवेबल नहीं मानेंगे। पर्सनल मूवेबल नहीं मानेंगे मतलब वो कैपिटल असेट है। 99.99% लोगों के लिए वो कैपिटल असेट होंगे, उसको ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन्स लगेगा। ज्वेलरी का बी पार्ट बहुत ही सिंपल था कि प्रीशियस और सेमी प्रीशियस, ये स्टोन की बात कर रहे थे और इन्हें अच्छा करा कि भाई सब में किसी में भी स्टोन लगा दिया, चाहे लूज रख दिया, क्या कंसिडर कर लिया जाएगा? कैपिटल असेट कंसिडर कर ही लिया जाएगा क्योंकि वो ज्वेलरी होगा। फिर ये सारी बातें अपन देख चुके थे। फिर याद रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल असेट नहीं होता। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होता है या नहीं होता है? होता है। लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं होता। ठीक है सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है? अगर
आपकी लैंड ऐसी जगह सिचुएटेड है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 तक है, 10,000 तक पॉपुलेशन है, तो वहाँ की पूरी ज़मीन क्या रहेगी, रूरल एरिया ही कहलाएगा। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर नहीं कहलाएगा, रूरल एरिया कहलाएगा। मतलब वहाँ पे आपकी ज़मीन हुई और आप उसका एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हो तो फिर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी। अगर आपके वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक है, तो जो उस एरिया की म्यूनसिपल लिमिट होगी वो अर्बन होगी, और उस म्यूनसिपल लिमिट से कितने किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक भी क्या होगा, अर्बन एरिया होगा, और उसके बाहर क्या होगा, रूरल एरिया। तो यहाँ पर आपकी ज़मीन हुई और आप उसका एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हो तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। अगर 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक, 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक, तो म्यूनसिपल लिमिट तो क्या रहेगा आपका, अर्बन रहेगा। और म्यूनसिपल लिमिट से कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 2 के बाद 4 नहीं आता है, 2 के बाद 6 आता है, 2 के बाद 6 आता है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा, गलती नहीं हो जाना है। और अब फिर 6 के बाद 12 नहीं है, 8 है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो म्यूनसिपल लिमिट तो भाई क्या है, जैसे इंदौर है, इंदौर की म्यूनसिपल लिमिट तो अर्बन कहलाएगी, और म्यूनसिपल लिमिट के बाहर कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कैसे करना है, गोल गोल घूम के करना है कि एरियली, एरियली। पॉपुलेशन कब की देखना है, अपने प्रीवियस ईयर। अपना प्रीवियस ईयर क्या था, 1920। उसके पहले जो सेंसस हुए थे वो कब हुए थे, 2011 में। ठीक है, डिस्टेंस एरियली एंड पॉपुलेशन 2000 कब की देखनी है, 11 की। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात हो गई। आगे बढ़ू, फिर नेक्स्ट था कुछ गोल्ड बॉन्ड्स को और स्पेशल बियरर बॉन्ड को। कौन कौन से, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, इनको कैपिटल असेट नहीं मानते। इसका रीजन मैंने आपको दे दिया था। क्या रीजन था, क्या रीजन था इसका, बताओ फटाफट से। गवर्नमेंट चाहती है कि फिजिकल गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे और इन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदे। अच्छा, ये गोल्ड बॉन्ड्स, सारे गोल्ड बॉन्ड्स नहीं, जो इन सालों में इशू हुए थे और जो इन पर्पस के लिए, जैसे नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। इसलिए नेशनल डिफेंस क्यों बोल दिया, क्योंकि गवर्नमेंट उस गोल्ड बॉन्ड से पैसा लगाकर कहां पे लगाएगी, डिफेंस में लगाएगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। तो जिनने ये बॉन्ड्स खरीदे होंगे और इन बॉन्ड्स को ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है। जनरली ज्वेलरी को, गोल्ड को ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन्स लगता है, लेकिन इन बॉन्ड्स को ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ठीक है, अभी मैंने भी गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे हैं, मैंने खरीदे थे 14 अगस्त 2019 को गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे थे, लेकिन मेरे लिए वो कैपिटल एसेट है, मुझे कैपिटल गेन्स लगेगा, क्योंकि मेरे जो गोल्ड बॉन्ड्स है वो इस केस में नहीं आते। वो क्या है, स्पेशल स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स होना चाहिए, स्पेशल बियरर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, जो पर्टिकुलर स्कीम्स में आते हो। अब एग्जाम में ना आपको कभी इस लेवल की स्कीम्स के अंदर जाके नहीं पूछते ये साल क्या है, वो नहीं पूछते। बस इतना याद रख लो, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड्स आर नॉट दी कैपिटल असेट्स। बढ़ूँ आगे, ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था, सब याद हो गया आपको यहाँ तक का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी, भाई ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर की डेफिनेशन सिर्फ अपने जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठीक है ना, कोई इतनी खास बात नहीं। इसका एग्जाम में ऐसा 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसका आंसर ऑल दी अबव रहता है, क्योंकि ये सब चीजें क्या पर आती है, ट्रांसफर में आती है। तो ट्रांसफर इंक्लूड्स ए, बी, सी और ऑल दी अबव, तो मैक्सिमम टाइम इसका आंसर क्या निकलता है, ऑल दी अबव। तो इररिलेवेंट हो गया ना पढ़ने के लिए एग्जाम में। अब देखिए ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या बोलती है, ट्रांसफर इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जनरली क्या होता है, ट्रांसफर पहले मतलब सेल ही हुआ करता था, लेकिन होता क्या है कि ना लोग नए नए कांड कर देते हैं, और वो नए नए कांड की वजह से उनको ट्रांसफर की डेफिनेशन बनानी पड़ी। बोले इसको भी ट्रांसफर मानेंगे, इसको भी ट्रांसफर मानेंगे, तो वो सेल का कोई तोड़ निकाल के बैठ गए होंगे लोगों ने, तो फिर उन्हें अलग अलग चीज करने लग गए होंगे, तो उन्होंने सारी अलग अलग चीजों को क्या मान लिया, ट्रांसफर मान लिया। ठीक है, अब हिंदुस्तान के लोग कलाकार होते हैं ना, तो वो अपनी कलाकारी दिखाते, तो फिर इनकम टैक्स वाले को कलाकारी दिखानी पड़ती, उनने फिर वो कुछ नई नई चीजों को उठाकर कहाँ डाल देते हैं, डेफिनेशन में डाल देते हैं। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, है ना, सेल। मेरे पास बिल्डिंग थी, मैंने अपनी बिल्डिंग की ऑनरशिप किसी को दे दी 50 लाख में, इसको बोलते हैं सेल। सेल में क्या होता है, सेल एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे ऑनरशिप क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ऑनरशिप जाती है और आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलती है। क्या मिलती है, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलती है, तो दिस इज ट्रांसफर। ये क्या है, ट्रांसफर। तो सेल इज द ट्रांसफर। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं थी। अब ध्यान से सुनो, मैंने मेरी बिल्डिंग जो है रेंट पे दे दी, मैंने मेरी बिल्डिंग लीज पे दे दी। अब बताओ क्या
क्या उसे ट्रांसफर मानना है? क्या उसे सेल बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते? तो वो ट्रांसफर नहीं है। मैंने बिल्डिंग दे दी, गोल्ड लिया, बिल्डिंग देके गोल्ड लिया, एक्सचेंज करा, एक्सचेंज, बिल्डिंग देके गोल्ड ले लिया, या एक लैंड देके दूसरी लैंड ले ली। अब बताओ, क्या ये जो एक्सचेंज है, क्या ये एक्सचेंज है, इसे ट्रांसफर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ट्रांसफर की डेफिनेशन ने बोल दिया ये एक्सचेंज भी क्या है? ट्रांसफर है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड द एक्सचेंज? यहां पर भी ऑनरशिप जाती है, यहां पर भी ऑनरशिप गई, यहां पर मॉनेटरी कंसिडरेशन आई और यहां पर क्या आई? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। लोग क्या करने लगे? एक्सचेंज कर, बार्टर करने लगे। बोले बार्टर इज नॉट द सेल, तो हम क्या नहीं देंगे? टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ये ट्रांसफर ही नहीं है। इनकम टैक्स वालों ने बोला कि अब तो सेल भी ट्रांसफर है और एक्सचेंज भी क्या है? ट्रांसफर है। ठीक है। फिर एक भारी भारी भरकम वर्ड आया, रेलिंग्विशमेंट ऑफ असेट। रेलिंग्विशमेंट ऑफ असेट भी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ये रेलिंग्विशमेंट क्या होता है जरा समझो। यू हैव ड्रॉप्ड योर राइट इन एनी असेट। आपने किसी असेट में अपना राइट क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, और उसके बदले कंसिडरेशन ले लिया। तो इसको भी क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बोलते हैं। रेलिंग्विशमेंट का सिंपल सा हिंदी वर्ड होता है त्यागना। अब सर ये क्या त्यागना? एग्जाम्पल देता हूं, देखो, मैं और मेरा भाई बिल्डिंग के अंदर को ऑनर है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपना राइट छोड़ देना चाहिए, हम दोनों 50-50 के ऑनर है। मैंने इस बिल्डिंग में राइट छोड़ दिया, मेरा 50% राइट क्या कर दिया? रेलिंग्विश कर दिया, और उसके बदले मैंने पैसे ले लिए। दिस विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर। रेलिंग्विशमेंट ऑफ असेट विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर। अगर आप किसी असेट में अपना राइट क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर। मेरे को कंपनी ने राइट शेयर ऑफर किए थे, मैंने बोला मुझे ये राइट शेयर नहीं चाहिए, और ये मैंने किसी और को दे दिए। राइट शेयर, अपना राइट किसी और को दे दिया, अपना राइट त्याग दिया, और उसके बदले पैसे ले लिए। मेरे बदले अब कोई और शेयर खरीद पाएगा, उसको कंपनी के शेयर खरीदने में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसने मुझे राइट शेयर के क्या दे दिए? पैसे दे दिए। तो रेलिंग्विशमेंट, दिस इज कॉल्ड एज द रेलिंग्विशमेंट ऑफ असेट। अपने असेट में आप अपना राइट क्या कर दो? छोड़ दो। अनदर एग्जांपल, रोहित सर और मैंने मिलकर कैमरा खरीदा, 50-50 के, हम दोनों को ऑनर है उसके कैमरा के। अब क्या हुआ कि यार हम दोनों की क्लास के टाइमिंग मिसमैच होने लगे, तो हम दोनों को प्रॉब्लम आने लगी। तो रोहित सर ने बोला यार सागर एक काम कर, तू तेरा राइट छोड़ दे, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं, तू नया कैमरा लिया ना। तो मैंने अपना राइट रिलिंग्विश कर दिया। इसको भी क्या बोलते हैं? ट्रांसफर कंसिडर किया जाएगा। अभी अपन देख रहे हैं ट्रांसफर कंसिडर करना है, यानी कैपिटल गेन लगेगा या लगेगा बात की बात होती है। वैसे तो लगना चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल मूवेबल असेट नहीं है, वो हम लोगों के बिजनेस की असेट है। ठीक है, दैट इज व्हाट रेलिंग्विश, रेलिंग्विशमेंट ऑफ असेट। आ गई बात समझ में? चलो फटाफट बोलो। सेल, ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए है ना, ये सारे डेफिनेशन जो मैं आपको इतनी डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए। सेल में क्या होता है? ऑनरशिप भी चले गई, क्योंकि नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे यार, आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो फिर आप बोलोगे कि सर ने हमको ढंग से नहीं पढ़ाया, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। ऑनरशिप भी चले गई और मॉनेटरी कंसिडरेशन आ गया। यहां पर क्या हुआ? ऑनरशिप गई, ऑनरशिप गई, और क्या आ गया? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। यहां पर आपने असेट में अपना राइट क्या कर दिया है? ड्रॉप कर दिया है, एंड उसके बदले आपको क्या आ गया है? कंसिडरेशन। यू हैव रिसीव्ड द कंसिडरेशन। फिर अपन बात करते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये इतना फालतू के डाउट मत लेके आना, इतना फालतू दिमाग मत लगाना बैठे बैठे कि भाई वो सर राइट ड्रॉप किया तो कंसिडरेशन जो आई वो मॉनिटरी होगी कि नॉन मॉनिटरी। क्या फर्क पड़ता है? मॉनिटरी हो, नॉन मॉनिटरी हो, रिलिंग्विशमेंट होगा तो वो ट्रांसफर ही कंसिडर होगा। फिर होता है, और क्या वर्ड आया? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन इज ऑल्सो द ट्रांसफर। ये रेलिंग्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट जैसे वर्ड अपने को मॉड्यूल में दे रखे हैं, लेकिन अपने को इसके आगे कोई यूज नहीं आने वाला है, क्योंकि अपन को उस लेवल तक पढ़ाया ही नहीं गया अपने मॉड्यूल ने। फिर भी एक वर्ड देके रखा है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन। एग्जाम्पल से समझते क्या होता है, एक्सटिंग्विश किसको बोलते हैं? अच्छा, एक्सटिंग्विशमेंट का मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं, डिस्ट्रॉय होना। क्या होना? डिस्ट्रॉय होना। यहां पर क्या वर्ड यूज किया था मैंने? ड्रॉप, और यहां पर मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? डिस्ट्रॉय। अब समझो एग्जाम्पल से, मान लो कि इंदौर में कोई बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में मैंने फ्लैट खरीदे। हाँ, फ्लैट नहीं खरीदे इन द सेंस, फ्लैट खरीदने का एग्रीमेंट किया। अभी कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं हुआ था, मैंने बिल्डर को पैसे दे दिए 51 लाख रुपए। मैंने बोला तेरी बिल्डिंग के 20वें माले पे मुझे 3 फ्लैट दे देना। ठीक है,
बिल्डर ने मेरे से 51 लाख रुपए लिए, मैंने 51 लाख का एडवांस पेमेंट कर दिया ना, टेंशन नहीं चाहिए अपन को जीवन में बाद में कोई पेमेंट करने का। 51 लाख का मैंने पेमेंट कर दिया, मेरे को राइट मिल गया कि आज से 2 साल बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा। अभी मेरे पास फ्लैट नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, सरकार चेंज हो गई, सरकार ने बोला कि साहब ये 20 माले की परमिशन नहीं है, अब तो 15 की परमिशन है, ठीक है। मेरा राइट एक्सटिंग्विश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो बना ही नहीं सकता, तो मेरा राइट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब मैंने उससे कंपनसेशन लिया, मैंने ऐसा थोड़ी होता, मेरे को तो कंपनसेशन चाहिए। मैं तो सोच के बैठा था कि 20वें माले पे मेरा घर होगा, मैं तो पूरे ख्वाब सजा ली थी, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी मुझको, मैं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो कंपनसेशन चाहिए, नहीं तो मैं केस करूंगा। बिल्डर ने बोला ठीक है जा, 75 लाख रुपए में सेटल कर दिया मामला। तो मैंने दिए 51 थे, मेरे को मिले कितने, 75। अब मैं बोलूंगा साहब इस पर टैक्स नहीं दूंगा मैं, तो इनकम टैक्स वाले ने पूछा क्यों नहीं देगा। मैंने बोला ना तो ये सेल है, ना तो ये एक्सचेंज है, ना ये रेलिंग्विश है, तो एक्सटिंग्विश हो गया। इनकम टैक्स वाले ने बोला एक्सटिंग्विश इज ऑल्सो दी ट्रांसफर। ले भाई इस पे भी कैपिटल गेन्स लग सकता है। अच्छा लगेगा कैसे, ये सब बात की बात है, अभी अपन कंप्यूटर थोड़ी सीख रहे, अपन तो ये सीख रहे कि ट्रांसफर में ये चीजें है। तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, आपका किसी असेट में राइट क्या हो जाना, एक्सटिंग्विश हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, विल बी कंसिडर्ड एज दी ट्रांसफर। कोई मुझे बता सकता है रेलिंग्विशमेंट में और एक्सटिंग्विशमेंट में फर्क क्या है? सर रेलिंग्विशमेंट में ड्रॉप होता है और एक्सटिंग्विशमेंट में डिस्ट्रॉय होता है। वाह वाह, रे कुछ अच्छा मतलब बता सकता है? देखो क्या हुआ सुनो, रेलिंग्विशमेंट में क्या हुआ कि असेट एग्जिस्ट करती है ना, मैंने ये जो बिल्डिंग थी मैंने अपना अपना राइट छोड़ा, लेकिन बिल्डिंग तो एग्जिस्ट करती है ना, और जिसके पास बिल्डिंग है वो फ्यूचर में उसको क्या कर सकता है, दे तो सकता है, किसी और को ट्रांसफर तो कर सकता है। रोहित सर, मैंने अपने कैमरे में राइट ड्रॉप करा कि कैमरा थोड़ी टूट गया, कैमरा थोड़ी डिस्ट्रॉय हो गया। रोहित सर को अब मैं क्या, रोहित सर क्या करेंगे, वो कैमरे को फ्यूचर में किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सटिंग्विशमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, डिस्ट्रॉय। तो ये बात है। यहाँ पर एक भारी भरकम बात और आती है, लेकिन अपने मॉड्यूल में डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, और बात खत्म यहीं पर ही। जब आप कभी फ्यूचर में कंपनी सेक्रेटरीज बन जाओगे और केस लॉस वगैरह पढ़ोगे, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी। मैं भी बता सकता था, किसी को इंटरेस्ट हो वो चीज़ जानने की, किसी को एक्स्ट्रा बातें जानने की इच्छा हो तो व्हाट्सएप कर देना, तो मैं उसको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पर ये भी होता है। लेकिन अपने लेवल पे कहीं ज़रूरी नहीं है, किसी बुक में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसके रेस्पेक्ट में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट। इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद ये बोलते हैं कि ट्रांसफर इंक्लूड्स कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। मेरे पास कोई बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने बोला साहब यहाँ तो मेट्रो चालू करने वाले हैं, लाओ आपकी बिल्डिंग हम कंपल्सरी एक्वायर कर रहे हैं, ये लो कंपनसेशन। तो मैंने जब बिल्डिंग बनाई थी तब 10 लाख की बनाई थी, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ थी, तो गवर्नमेंट तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से पे करती है, तो 1 करोड़ रुपये मिल गए। इनकम टैक्स वाले आए, लाओ साहब टैक्स दो। मैंने लगा का टैक्स, क्यों टैक्स? मैंने बोला 45(1) कब लगता है, जब असेट हो। तो मैंने असेट तो है लेकिन ट्रांसफर, भाई सेल ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज ट्रांसफर होता है, ये रेलिंग्विशमेंट है, एक्सटिंग्विशमेंट है, ये तो ना एक्सटिंग्विशमेंट है, ना रेलिंग्विशमेंट, ना एक्सचेंज है, ना सेल है, ये तो कंपल्सरी छीना है तुमने, ये क्या का ट्रांसफर? इनकम टैक्स वालों ने बोला नहीं ये भी ट्रांसफर। साला एक तो प्रॉपर्टी छीन रहे हो, ऊपर से टैक्स भी ले रहे हो। तो भाई गवर्नमेंट है, सरकार कुछ भी करेगी यार। कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ इज ऑल्सो दी ट्रांसफर। फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू दी स्टॉक इन ट्रेड, है ना। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू दी स्टॉक इन ट्रेड इज ऑल्सो दी ट्रांसफर। आपकी कैपिटल असेट थी, आपने उस कैपिटल असेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टॉक इन ट्रेड में। मेरे पास बहुत सोना है, आपने कल दिखाया ना मैंने बच्चों, आपको मैंने वो क्या क्या मूर्तियां दिखाई, पेंटिंग दिखाई, स्कल्पचर दिखाए, वो मैंने सोने की शेरवानी दिखाई, इतना सारा सोना दिखाया ना बच्चों मैंने आपको। मैंने सोचा कि यार साहब अब ये बहुत माहौल ख़राब हो गया है, अब क्या करो, कुछ नया बिजनेस करते हैं। मैंने सोचा जरा ज्वेलरी शॉप कर लेते हैं, ज्वेलरी शॉप ओपन कर लेते हैं। तो मैंने अपनी जितनी भी सारी असेट आपको कल दिखाई थी ना, शेरवानी वेरवानी, सबसे सोना वोना निकाल लिया बच्चों, सबका सोना निकाल कर, और वो जो सोने के हार और मैंने आपको डायमंड्स वगैरह सब दिखाए थे, वो सारी चीज़ें मैं अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को खरीदना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए रीजनेबल, सब कुछ रीजनेबल लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने अपनी कैपिटल असेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया।
इसको भी ट्रांसफर मानेंगे। सर ऑनरशिप तो गई नहीं ना, आप ही के पास है, बस आपके कैपिटल असेट के डब्बे में से निकल के वो स्टॉक इन ट्रेड के डब्बे में आ गया। इनकम टैक्स वालों ने इसको भी ट्रांसफर मान लिया। अरे क्या इंसान है सर, इसके ऊपर कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे? सेक्शन आएगा तब सिखाएंगे, लेकिन अभी बोल दिया कि ट्रांसफर है। और एक बात याद कर लो, अपन ने वहां पर क्या पढ़ा था पीजीबीपी में, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर लिया। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 28 के अंदर, सेक्शन 28 के अंदर पीएनएल में अपन को क्या करनी पड़ती थी, क्रेडिट करनी पड़ती थी, जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है। वहां पे अपन ने कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लिया है, कैपिटल गेन्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका सेक्शन अपन को देखना रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लो, ये जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन है ना, इसके सेक्शन है कि इसके कैपिटल गेन्स कैसे निकालते हैं। जब मैं आपको कैपिटल गेन्स पढ़ा दूंगा ना, तो आपसे मैं व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में पूछूंगा कि ये सब पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। मेरे हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके मॉड्यूल ने दिया ही नहीं है। आपके मॉड्यूल ने कैपिटल गेन्स को बस खत्म कर दिया है। अब एग्जामिनर क्या मालूम कि वो पूछ भी सकता है, क्योंकि ये ना ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चंस है इसके, और ये केसेस जो है पहले बहुत पूछे गए, लेकिन पता नहीं इस बार के मॉड्यूल से हटा ही दिया। अब अपन डिस्कस करेंगे आप लोगों को कि मॉड्यूल के हिसाब से जो दिया है उतना ही पढ़े कि कुछ एक्स्ट्रा जाके पढ़े, तो अपन वो लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे। आप लोग मुझे बता देना कि आप बोलते हो कि सर 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, ये सब बता दो हमें, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए कन्वर्जन को भी क्या मान लिया, कैपिटल असेट। याद है मैंने आपको बोला था, जब मैं पहले दिन जब आपको वीडियो में आपको बोला था कि यार देखो हो सकता है कभी कभी ऑनरशिप चेंज नहीं भी होगी, ऑनरशिप नहीं चेंज हुई, फिर भी क्या मान लिया, ट्रांसफर, क्योंकि जो इनकी डेफिनेशन है वो अपन को कंसिडर करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो ये वाला वर्ड क्लियर है, सेल। देखो ये सब चीज़ें आपको इसलिए कि एक आपके सामने, आप किसी के सामने खड़े हो जाओ कैपिटल गेन्स के रेस्पेक्ट में, आपने मुझसे पढ़ा है, कोई आपके सामने एक वर्ड भी बोले ना, तो आपको उस वर्ड का मतलब आना चाहिए। और ये सब बातें ना आपको कब काम आएगी, जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे। ये सारे वर्ड अभी इतने काम नहीं आने वाले एग्जाम पास करने के लिए, इतने मेरे को लगता है, मैंने आपको पहले ही बोला ना सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पास करने के हिसाब से, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपको फ्यूचर में ज़रूर काम आएंगे, इसलिए समझ के रखो। अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, अपना वैल्यू इंक्रीज होना जरूरी है, नहीं तो पता चला कैपिटल गेन्स पढ़ लिया कोई आपको, मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, आप किसी को बोलोगे ना कैपिटल गेन्स आपने पढ़ लिया है, वो सबसे पहले आपके आके बोलेगा कि रिलिंग्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब बता दे, क्योंकि उनको मालूम होता है कि 90% लोगों को इनका ढंग से मतलब भी क्लियर नहीं होता है ना। अपने साथ ऐसा मत करना। सेल, एक्सचेंज, रेलिंगेजमेंट मैंने अपने राइट क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, असेट एग्जिस्ट करती है, असेट एग्जिस्ट करती है। एक्सटिंग्विशमेंट के अंदर असेट ही एग्जिस्ट नहीं करती, असेट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका राइट भी क्या हो चुका है, जब असेट डिस्ट्रॉय हो गई तो उसमें आपका राइट भी क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, फिर द कंपलसरी एक्विजिशन तो बात समझ गए थे, कन्वर्जन की बात भी आप समझ गए थे। फिर था बच्चों रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज ऑल्सो द ट्रांसफर। रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज ऑल्सो द ट्रांसफर मतलब क्या है रिडम्पशन? पहले तो सोचो ये किसके एंगल से बात कर रहा है, कंपनी के एंगल से कि इन्वेस्टर के एंगल से? कैपिटल असेट किसके लिए है? कंपनी के लिए तो बॉन्ड का पेमेंट करना लाइबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपनी के जीरो कूपन बॉन्ड है, तो मेरे लिए तो वो असेट है। अब क्या होगा, कंपनी ने रिडीम कर दिए जीरो कूपन बॉन्ड्स, क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। मैं अब मेरे को अब अच्छा जीरो कूपन बॉन्ड होते क्या ये बताओ? ऐसे बॉन्ड जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। लेकिन होता क्या, ये इशू डिस्काउंट पे होते हैं, तो मैंने खरीदे कितने पे होंगे, 95 पे, लेकिन जो पैसा मिलेगा ना वो 100 रुपये मिलेगा। वो कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। तो जब ये रिडम्पशन हो गया तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपये। तो मुझे कितने का गेन हो गया, आप देखो ना, 100 माइनस कितने का गेन हो गया, 95। मैंने दिए 95 थे, मिले कितने, 100 रुपये, तो 5 रुपये मेरे को क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे नहीं होंगे? अब मैं बोलूंगा कि साहब रिडम्पशन हुआ है, मैं बोलूंगा कि यार साहब ये सेल थोड़ी है, ये कोई एक्सचेंज थोड़ी है, रेलिंग्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है, तो यार मैं टैक्स ही नहीं दूंगा, ये ट्रांसफर ही नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं साहब, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड को हम क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज दी ट्रांसफर। अच्छा, अब रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड लिखा है ना, तो ऐसा घबराना मत, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो या कोई बॉन्ड्स हो, उसको भी क्या मानते हैं, ट्रांसफर ही मानते हैं। ठीक है, उसको भी ट्रांसफर ही मानते हैं। लिखा नहीं है यहाँ पर, तो सर यहाँ लिखा क्यों नहीं आपने? मैंने नहीं लिखा क्योंकि सेक्शन में नहीं लिखा, तो फिर आप बोल क्यों रहे हो?
केस लॉस है इसलिए बोल दिया। ठीक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी क्या मानते हैं, ट्रांसफर कंसिडर करते हैं। एक तरीके से आपने कंपनी को बेच दिया ना यार, समझ रहे हो ना, रिडम्पशन हो गया मतलब आपने एक तरीके से कंपनी को बेच दिया, बात खत्म। मतलब इनकम टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं, तुमको कहीं से भी पैसा मिले, पैसा मिला ना उसके रेस्पेक्ट में, उस चीज़ के रेस्पेक्ट में, तो तुमसे कैपिटल गेन्स लेना ही लेना है उनको, ये बात मान लेना। सोचो ना, बेचारे की असेट डिस्ट्रॉय हो गई फिर भी पैसा ले लिया, फिर भी कैपिटल गेन्स लगा दिया, लेकिन जेन्यून किया। देखो बच्चों, ऐसा नहीं बोल रहे हैं 51 लाख की जगह मुझे मिले भी तो 1 करोड़ रुपए ना, मिले भी तो कितने, 1 करोड़ रुपए, तो गेन तो लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए। फिर रिडम्पशन के बाद आ गए, नीचे बात आती है बच्चों, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द टोपा। आई थिंक आप टोपा पढ़ चुके होंगे, 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, उसको भी ट्रांसफर मान लिया है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि राहुल के पास एक बिल्डिंग है ना, राहुल के पास ये जो बिल्डिंग थी, राहुल ने क्या कर दी, सेल कर दी देव को। देव ने 1 करोड़ रुपए राहुल को दे दिए और राहुल ने उसको की दे दी, घर की चाबी दे दी। ठीक है, राहुल चाबी तभी देगा ना बच्चा जब उसको सेटिस्फाई, भाई वो पैसे ले या नहीं ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल ने थोड़ा बहुत पैसा ले लिया और चाबी किसको दे दी, यानी पोजीशन किसको दे दिया है, देव को दे दिया, बात खत्म। पोजीशन देव के पास आ चुका है, देव ने रहना चालू कर दिया। ये हुआ था 29 मार्च को, 29 मार्च 2020 को। एग्रीमेंट उसी दिन हुआ, पेमेंट भी उसी दिन एक्सचेंज कर लिया और की भी उसी दिन दे दी, पोजीशन भी उसी दिन दे दिया, बस अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो इसको बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं, पार्ट परफॉर्मेंस। देखो मेन ट्रांसफर तो कब होगा, जब रजिस्ट्री किसके नाम पे हो जाए, देव के नाम पे। मकान किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, राहुल के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन अब मकान किसके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाए, देव के नाम पे, तो तभी ट्रांसफर मानना चाहिए। ऐसे तो एक्चुअल ट्रांसफर तो तभी होगा ना, अभी तो लीगली देखो तो कौन ही ऑनर है उसका, राहुल ही ऑनर है, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि पार्ट परफॉर्मेंस को भी क्या मान लेंगे, ट्रांसफर कंसिडर कर लेंगे। अब मान लो कि रजिस्ट्री कब हुई है, अगले साल 30 जून को हुई, 30 जून 2020 को। लॉकडाउन हो गया था, इतना सारा तो दिक्कत आ गई, तो रजिस्ट्री अब जाके होगी 30 जून को। लेकिन देखो ये ट्रांसफर कब कंसिडर कर लिया जाएगा, 29 मार्च को, यानी 1920 का ही ये ट्रांसफर रहेगा और 1920 में ही आपको क्या देना पड़ेगा, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके ठीक है। तो पार्ट परफॉर्मेंस मतलब रजिस्ट्री नहीं भी हो, क्या बोला मैंने, पैसे ले लिए, पोजीशन दे दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं भी हो तो भी क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे। बाकी ये टोपा के अंदर आप पढ़ोगे, 53A के अंदर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको सर पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है certain types of transaction which have effect of transferring or enabling the enjoyment of immovable property। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पढ़ो उसको, क्या लिख रहा हूं, मतलब अब पढ़ो उसको पूरा पढ़ते हैं। certain types of transaction which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of immovable property indirectly। आप किसी भी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी को इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हो। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर पाऊंगा बच्चों को। एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कवर करने के लिए क्या करा गया, ये पॉइंट रखा गया है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, फ्लैट्स बना रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्लैट्स बना रही है और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सारे फ्लैट्स बना लिए। अब फीस फ्लैट की ऑनरशिप किसके पास है पता है, इस सोसाइटी के पास। हो सकता है कि अपने कंपनी के पास भी रखी हो, कुछ भी हो सकता है। ये फ्लैट की ऑनरशिप हो सकता है किसके पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, और किसके पास, कंपनी के पास। अब होता यह है कि अगर मुझे ये फ्लैट खरीदना है ना, मुझे ये फ्लैट खरीदना है, इसमें रहने की परमिशन चाहिए, तो मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। मुझे क्या खरीदने पड़ते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं शेयर खरीदता हूं, जैसे 50 लाख का फ्लैट है तो मैंने 50 लाख के शेयर खरीदे, तो मुझे इस फ्लैट में राइट मिल जाता है।
इस फ्लैट को मैं एंजॉय कर पाऊंगा, इस फ्लैट में मैं रह पाऊंगा। आई बात समझ में? लेकिन ये फ्लैट है किसके नाम पे? ये है फ्लैट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे और कंपनी के नाम पे। आई बात समझ में? अब हुआ क्या, मुझे ये फ्लैट बेचना है। अब मान लो मेरे पास फ्लैट तो आ गया, मैंने अभी तो खरीदा, अभी तो मैंने खरीदा, मेरे पास खरीदने पे फ्लैट आए कि शेयर्स आए? शेयर्स आए। अब मैंने लगा कि बहुत हो गया, ये सोसाइटी में नहीं रहना, मैंने अपने ये शेयर किसी और के नाम पे कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया अपने फ्रेंड को। अब ये प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट कौन करेगा, इस फ्लैट का एंजॉयमेंट कौन करेगा? ये फ्रेंड करेगा। तो आपने एक तरीके से क्या किया था, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, क्या किया था, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए इस तरीके का गेम खेला। क्योंकि फ्लैट खरीदते बेचते तो क्या लगता है, स्टैम्प ड्यूटी, और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस अच्छे खासे होते हैं। तो आपने इस तरीके से क्या करा, ये ट्रांजेक्शन्स डेवलप किए। भला ये फ्लैट की ऑनरशिप हमेशा किसकी रही, कोऑपरेटिव सोसाइटी की रही, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, certain types of transaction which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of immovable property indirectly will be considered as the transfer। मान लिया जाएगा कि आपने फ्लैट ट्रांसफर किया है, ये नहीं मानेंगे कि आपने शेयर ट्रांसफर किया है। इस शेयर के रेस्पेक्ट में अंडरलाइंग असेट कौन सी थी, फ्लैट, तो मान लेंगे कि फ्लैट ट्रांसफर हुआ है। आई बात समझ में? ये बात थी आपके ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर। तो फटाफट से एक बार ट्रांसफर को रिपीट कर दो, बात खत्म हो गई अपनी। 247 247 247 247 क्या बोलता है, ट्रांसफर इंक्लूड दी फॉलोइंग। सेल, सेल में क्या होता है, फटाफट बोल दो। किसी के सामने अगर कोई खड़े होकर पूछ ले आपसे कि बताओ सेल का मतलब क्या है, तो बताना उसको सेल का मतलब होता है ऑनरशिप ट्रांसफर, मनी, मॉनिटरी कंसिडरेशन। एक्सचेंज में ऑनरशिप ट्रांसफर, मॉनिटरी कंसिडरेशन, सॉरी ऑनरशिप ट्रांसफर, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन एक्सचेंज में। रिलिंग्विश में क्या होता है, ड्रॉपिंग द राइट इन द असेट बट द असेट रिमेन्स, है ना, असेट रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस। रिलिंग्विशमेंट, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन की वजह से भी आपको पैसे मिल सकते हैं, दैट इज मे बी दी कंपनसेशन। कंपल्सरी एक्विजिशन इज ऑल्सो दी ट्रांसफर, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट, कैपिटल असेट, कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और पीजीबी में क्या था, स्टॉक इन ट्रेड इनटू दी कैपिटल असेट। अच्छा सर कितनी अमाउंट आएगी, कितना कैपिटल गेन्स निकलेगा? देखो यार अभी अपन किस सेक्शन पे हैं, ट्रांसफर का मतलब समझ रहे, कैपिटल गेन्स निकलेगा कैसे, इसके सेक्शंस अलग आएंगे ना, वेट करो। रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स इज ऑल्सो दी ट्रांसफर। हाँ ये बात याद रखना, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी होगा तो भी उसे क्या मानते हैं, ट्रांसफर ही कंसिडर करते हैं। किसके एंगल से, कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है, अपने लिए क्या है, असेट है ना, तो रिडम्पशन हुआ तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज दी ट्रांसफर। फिर पार्ट परफॉर्मेंस, भले ही अगर मकान की रजिस्ट्री नहीं हुई है तो भी क्या मान लेंगे, ट्रांसफर कंसिडर कर लेंगे। एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन ना, वो इनडायरेक्टली आप शेयर ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा था, फ्लैट ट्रांसफर हो रहे थे, तो उसको भी क्या कंसिडर कर लिया, ट्रांसफर कंसिडर कर लिया, ट्रांसफर ऑफ फ्लैट कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, नाउ गाइस वी हैव सीन कि ट्रांसफर क्या होता है। अब देखिए हमारे क्या क्या हो चुका है। एक तो चार्जिंग सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर मैं आपको बता चुका हूँ कैपिटल असेट्स क्या होती है, ट्रांसफ़र क्या होता है। एग्जाम्प्ट एंड ट्रांसफ़र पे आगे बढ़ने से पहले मेरे को आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स कितनी होती है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आप। ये रहा टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। कैपिटल असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, STCA शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और LTCA लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। जिसको ज़्यादा टाइम होल्ड कर रखा होगा उसको लॉन्ग टर्म बोल देंगे, जिसको कम टाइम होल्ड कर रखा होगा उसको शॉर्ट टर्म बोल देंगे। सर कितना ज़्यादा कितना कम वो अपन देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करोगे ना तो उससे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी गेन या लॉस होगा, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। ठीक है,
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ये असेट को दो पार्ट में डिवाइड ही क्यों किया, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिवाइड द असेट इन टू पार्ट। देखो, इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अलग रहेगा एंड इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स अलग रहेगा। आई बात समझ में? रेट ऑफ टैक्स अलग हो जाता है। मैंने आपको कहा है कि हमारा जो कैपिटल गेन्स चैप्टर है इसके अंदर स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम होती है, तो रेट चेंज हो जाएगा। सर शॉर्ट टर्म पे कितना रेट लगता है, लॉन्ग टर्म पे कितना रेट लगता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी उस पर रेट पे नहीं जा रहे हैं अपन। लेकिन बाइफर्केशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग टाइप से क्या लेती है, रेट से टैक्स लेती है। शॉर्ट टर्म पे अलग रेट से लेते हैं और लॉन्ग टर्म पे अलग रेट से लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स क्या होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट क्या होती है ये दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 42A के अंदर। तो जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म है। डेफिनेशन किसकी दे रखी है, शॉर्ट टर्म की दे रखी है। लॉन्ग टर्म में एक लाइन लिख दी, जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो क्या है, लॉन्ग टर्म है। तो अपन देखते हैं कि शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, सब लोगों का ध्यान इधर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फॉलोइंग असेट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स और 1 ईयर। अगर आपने इन असेट को 1 साल तक होल्ड करा है, अप टू 1 ईयर, 12 मंथ बोल दो या फिर कितना बोल दो, 1 ईयर, 1 साल तक होल्ड किया है, से 6 महीने होल्ड किया, 9 महीने होल्ड किया, 10 महीने होल्ड किया, 6 दिन होल्ड किया, 8 दिन होल्ड किया, आपने कितने महीने तक होल्ड कर रखा है, 12 मंथ्स तक ही होल्ड किया है, मोर देन 12 मंथ नहीं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट क्या होता है, वो असेट्स जिसको कि आप 12 महीने तक या फिर 1 साल तक ही क्या करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो, उसको अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। फॉलोइंग असेट विल बी कंसिडर्ड एज द शॉर्ट टर्म इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स और 1 ईयर। ठीक है, कौन कौन सी एसेट जरा देखते हैं। अगर इन असेट्स को आप 12 महीने तक ही होल्ड करके रखेंगे, अप टू 12 मंथ्स ही होल्ड करके रखेंगे, तो इन सारी एसेट्स को अपन क्या बोल देंगे कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, लिस्टेड शेयर बोला कि सिक्योरिटी बोला, सिक्योरिटी, लिस्टेड शेयर बोला कि सिक्योरिटी बोला, सिक्योरिटी। अदर देन यूनिट, अदर देन यूनिट मतलब इसमें यूनिट्स को कंसिडर नहीं करना है। सर किसकी यूनिट को, म्यूचुअल फंड की और यूटीआई की। किसकी यूनिट्स को, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है, यूटीआई की क्या होती है, यूनिट्स होती है ना। म्यूचुअल फंड के शेयर्स नहीं होते, म्यूचुअल फंड की क्या होती है, यूनिट्स होती है। तो लिस्टेड सिक्योरिटी को कंसिडर करना है। अदर देन यूनिट, लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अगर आपको ये बोलना है कि ये लिस्टेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटी को 12 महीने तक होल्ड करके रखोगे, अप टू 12 मंथ, एग्जैक्टली 12 मंथ भी चलेगा बच्चों ना, अप टू 12 मंथ, तो वो क्या है आपके, तो वो क्या है आपकी शॉर्ट टर्म। और आपने से उसको 1.5 साल होल्ड कर लिया, 2 साल होल्ड कर लिया, 3 साल होल्ड कर लिया, 5 साल होल्ड कर लिया, तो वो क्या बन जाएंगे आपके, लॉन्ग टर्म बन जाएंगे। अब लिस्टेड सिक्योरिटी बोला, लिस्टेड सिक्योरिटी में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आ गए, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स भी आ गए, लिस्टेड डिबेंचर्स भी आ गए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है बच्चों, सिक्योरिटी के अंदर कवर हो जाती है। लेकिन याद रखना, याद रखना क्या बोला है, अदर देन यूनिट, यानी म्यूचुअल फंड के ऊपर ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। ओके, यूटीआई के ऊपर ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स वगैरह भी सिक्योरिटीज में क्लासिफाई हो सकती है, क्योंकि ये भी शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं, बट उनको नहीं कंसिडर करना है। इधर देखो, इधर देखो सब लोग, इन इंडिया बोला है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब अगर कोई सिक्योरिटी लिस्टेड तो है, कोई सिक्योरिटी लिस्टेड तो है, लेकिन इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है,
से नेस्डैक यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, भाई वो यहाँ पर कवर्ड नहीं है। सिर्फ वही सिक्योरिटी जो कि क्या है, इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो यहाँ पर कवर्ड है। ओके। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि रिलायंस लिमिटेड है ना, रिलायंस लिमिटेड के शेयर उसने 9 महीने होल्ड करे हैं, कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस लिमिटेड यानी लिस्टेड सिक्योरिटी है, यानी लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड इक्विटी शेयर है। 9 मंथ, तो लिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए पॉइंट क्या अप्लाई हो जाएगा, अगर आप उसको 12 महीने तक होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ज़्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म। या 9 मंथ्स ही होल्ड करा है तो वो क्या रहेगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इसको अगर बेचा होगा तो उससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अच्छा, रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स को मैंने होल्ड करा था 15 महीने, 15 मंथ्स, यानी कितने महीने से ज़्यादा करा है, 12 महीने से ज़्यादा, तो वो क्या बन जाएंगे मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, फर्क आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेशन तरीका भी अलग हो जाएगा, रेट्स भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अपन बाद में जब कंप्यूटेशन देखेंगे तो शॉर्ट टर्म का अलग होता है, लॉन्ग टर्म का अलग होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कुछ फायदे मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के कुछ फायदे वो शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलते, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एग्जाम में पूछ ही लेता है कि कौन सी लॉन्ग टर्म है और कौन सी शॉर्ट टर्म है। तो देखो, शॉर्ट टर्म बनना है, अपन को डेफिनेशन किसकी दी गई है, शॉर्ट टर्म की दी गई है। फॉलोइंग असेट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर। 12 मंथ बोल दूं या फिर कितना बोल दूंगा, 1 ईयर। लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत मेरे को मालूम है कि इसमें एक नंबर आना ही आना है, इसलिए अपन को इतना बड़ा चैप्टर अपन पढ़ते हैं। जब अपन को पता चल जाता है कि उसमें से एक नंबर की यहाँ से चीज़ पूछी जाती है तो अपने को पूरा फोकस होकर पढ़ना चाहिए उसको, बिल्कुल याद रखिए। लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी, लिस्टेड इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड्स, लिस्टेड डिबेंचर, ये सब इनके लिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट अप्लाई होगा, इनके लिए 12 महीने अप्लाई होंगे। अच्छा मुझे बताओ, अनलिस्टेड शेयर के लिए क्या होगा, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, अनलिस्टेड बॉन्ड्स के लिए, अनलिस्टेड डिबेंचर्स के लिए, अनलिस्टेड चीज़ों के लिए ये वाला पॉइंट अप्लाई होगा क्या, ये वाला पॉइंट अप्लाई होगा क्या, नहीं। तो फिर क्या होगा, समझेंगे जो होगा देखेंगे आगे। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यहाँ से यूनिट हटा दी थी ना, यहाँ पे बोलते हैं यूनिट ऑफ यूटीआई, उसके लिए भी कितना देखना है, 12 महीने देखना है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई के लिए भी कितना देखना है, 12 महीने। क्या लिखा है यहाँ पे, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है लॉ में, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। तो इसका मतलब ये है कि भाई लिस्टेड हो या नहीं लिस्टेड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब यूटीआई के लिए लिस्टेड हो या नहीं लिस्टेड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 12 मंथ ही क्या किए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे, ये डिसाइड करने के लिए कि वो लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। फिर जरा देखो, यूटीआई क्या होता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसके लिए अगर आपको ये देखना है कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है तो 12 महीने कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, वेदर लिस्टेड और नॉट, अगेन लेकिन याद रखना बच्चों, म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के होते हैं ना। म्यूचुअल फंड डेप्थ वाले भी होते हैं जो पैसा डिबेंचर्स वगैरह में लगाते हैं, एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन भी होती है लेकिन अपने सीएस वालों के मॉड्यूल में नहीं दी गई है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन सीए के मॉड्यूल में है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि अपने मॉड्यूल में दे नहीं रखी। बस आप याद रखो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऐसे फंड होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। डेप्थ ओरिएंटेड क्या करते हैं, थोड़े से कम रिस्क लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। यहाँ पर किसको कवर्ड किया जरा बताओ, यहाँ पर किसको कवर्ड किया, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अच्छा, डेथ ओरिएंटेड बोल देंगे तो ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहां से तो सारे यूनिट्स को हटा दिया था, मतलब कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो यहां से हटा हुआ है। अब यहां पर जो आकर कवर हुआ वो कौन सा हुआ है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। वेदर लिस्टेड और नॉट मैंने यहां लिख दिया है,
तो बस वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ यहीं पर ही क्या करा था, लिस्टेड की बात करी थी, उसके बाद वो उन्होंने यूटीआई के ऊपर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पे जो बात करी वो लिस्टेड हो या नहीं हो उसके लिए 12 मंथ ही देखना है। और जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसके लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बनने के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा, देखो अलग अलग असेट के लिए अलग अलग टाइम पीरियड रहेगा, है ना। तो इसलिए इक्विटी ओरिएंटेड के लिए कितना देखना है अपन को, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए 12 मंथ्स देखना है, वेदर लिस्टेड और नॉट, एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, एंड जीरो कूपन लिस्टेड और नॉट डज नॉट मैटर। इस केस में अपन को कितने मंथ्स देखने हैं, 12 महीने देखने हैं, 12 मंथ्स। फटाफट से बोलो कौन कौन सी चीज़ें, लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में लिस्टेड कोई भी चीज़ आ गई है ना, लिस्टेड कोई भी चीज़ आ गई इन इंडिया अदर देन यूनिट, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट लगाना पड़ेगा, 12 महीने हो जाएंगे। फिर यूनिट ऑफ यूटीआई वेदर लिस्टेड और नॉट, यूनिट ऑफ कौन सा इक्विटी ओरिएंटेड फंड, चाहे लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड नहीं हो, उसके लिए कितने देखने हैं, 12 महीने देखने हैं। अच्छा 12 महीने तक रहेगा तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड के लिए कितना आ जाएगा आपका, अगेन 12 मंथ्स देखना होता है। शॉर्टकट के लिए ऐसा याद रख लो उसको, वो एक है ना टिकटॉकर, क्या नाम है, फेजू, इसका नाम अपन लेजू रख देते, लेजू। 12 महीने किन किन लोगों के लिए देखने, लेजू के लिए देखने, एल से लिस्टेड, ई से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड इन यूनिट्स ऑफ यूटीआई, लिस्टेड सिक्योरिटीज, ई से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जेड से जीरो कूपन बॉन्ड, एंड यू से क्या आएगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स। इसके लिए अपन को देखने होते हैं 12 महीने, ठीक है। चलो, फॉलोइंग असेट्स विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म इफ दे आर होल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 24 मंथ्स यानी 2 ईयर्स। यहां पर अगर अपन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 ईयर्स। इन असेट्स को क्या बनाना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो 12 महीने नहीं होगा, कितना होगा, 24 मंथ्स होगा। देखो एक तो ये ईदी वाला देख लो, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, है ना। उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये कितने मंथ्स देखना है, 24 मंथ्स देखने हैं। अगर लैंड को आपने 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर लिया, बिल्डिंग को 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर लिया, तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने 24 मंथ तक ही होल्ड करा या उससे कम होल्ड करा तो वो क्या बन जाएंगे, आपके शॉर्ट टर्म, ठीक है। एक बात बताऊं बच्चों, जितनी जल्दी लॉन्ग टर्म बने ना उतना अच्छा होता है। क्या बोला मैंने, जितनी जल्दी लॉन्ग टर्म बने ना उतना अच्छा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर रेट कम होती है, शॉर्ट टर्म पे रेट ज़्यादा होती है ना, लॉन्ग टर्म पे रेट क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो अच्छा है ना, ये ऊपर जो चीज़ें हैं ना बच्चों, ये ऊपर जो चीज़ें जो दी है इनने इसके लिए 12 महीने रखे, इन सब के लिए क्या रखे, 12। तो जल्दी मतलब गवर्नमेंट चाहती फटाफट यूटीआई में पैसा लगाए, और यूटीआई में पैसा लॉन्ग टर्म तक के लिए लगा के रखे। लिस्टेड सिक्योरिटी के अंदर पैसा कोई 1 साल भी लगा, मतलब किसी ने 1 साल 2 महीने भी लगा दिया पैसा लिस्टेड सिक्योरिटी में, तो वो लॉन्ग टर्म बन गया, उसको फायदा मिल जाएगा लॉन्ग टर्म बनने का, है ना। तो ये थी 24 मंथ्स किसके लिए देखना होता है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए। देखो समटाइम ऐसा होता है ना, हम लोगों को कभी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इस लेवल पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, लैंड मैंने बहुत पहले से खरीदी होती है और बिल्डिंग बाद में बनाई होती है, और बिल्डिंग बनाते से 5-6 महीने में क्या कर दिया, मैंने बेच दिया। तो बिल्डिंग एक अलग असेट है और लैंड एक अलग असेट है, ठीक है, ये बात का याद रखना। लैंड का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग देखा जाता है, और जो बिल्डिंग का टाइम पीरियड होगा वो क्या देखा जाएगा, अलग देखा जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है लैंड लॉन्ग टर्म हो जाए और बिल्डिंग क्या निकल जाए, शॉर्ट टर्म निकल जाए। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए क्या देखना है, 24 मंथ्स देखने हैं। ये देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनलिस्टेड, आप तो भाई कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो यार, इन वर्ड्स से आप वाकिफ होंगे। अनलिस्टेड शेयर्स वर्सेस अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़, इसमें क्या फ़र्क आ गया भाई, सिक्योरिटी बोलूँगा तो फिर वो डिबेंचर्स भी कवर हो जाएंगे, बॉन्ड्स भी कवर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स की बात करी है। अनलिस्टेड शेयर्स
है ना, शेयर्स and shares other than listed under the recognized stock exchange and shares other than listed under the recognized stock exchange. यहाँ पर एक चीज़ और आनी चाहिए, इवन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में तो जो भी स्टॉक होते हैं वो तो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वो रिकग्नाइज्ड ही होते हैं। लेकिन मान लो कि अगर आपके शेयर जो है किसी इंडिया के बाहर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, तो भी उसके लिए यही पॉइंट अप्लाई होगा। तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए यही पॉइंट अप्लाई होगा, और ऐसे शेयर जो लिस्टेड तो है लेकिन इंडिया के बाहर लिस्टेड है, तो उसको भी एक तरीके से अपन अनलिस्टेड ही मानेंगे, और अनलिस्टेड मानकर उनके लिए 24 मंथ्स को ही क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बनने के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, अनलिस्टेड शेयर्स, याद रखना। अच्छा, शेयर्स मतलब कौन से, इक्विटी और प्रेफरेंस, यही कवर्ड है। तो अगर मेरे पास जो है, मेरे पास अनलिस्टेड शेयर है बच्चों। जैसे ना मेरे पास बीरा, अगर कभी नाम सुना हो आपने, एक कंपनी है अल्कोहलिक बेवरेज, उसके अनलिस्टेड शेयर्स है इसके बच्चों, है ना। इसके शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं, अभी बीरा के शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, जैसे मेरे को खरीदे हुए उसको अभी हो चुके हैं, मैंने कब खरीदा था, जनवरी 17 महीने अराउंड हो चुके हैं मेरे को, है ना, 17 मंथ्स हो चुके हैं। तो वो भी शॉर्ट टर्म ही है। अभी बेचूंगा तो क्या रहेगा, उससे जो गेन होगा वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर मैंने उस बीरा के शेयर्स को होल्ड करके रखा है 25 महीने, तब मुझे बताओ क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, इनके लिए क्या देखना होता है, 24 मंथ्स देखने होते हैं। मैं देखो वर्ड्स, आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते जाओगे तो आप समझ पाओगे, है ना। अनलिस्टेड शेयर्स बोला है, एंड शेयर्स अदर देन, मेरे भाई ने मेरे भाई ने एप्पल कंपनी के शेयर परचेज करे हैं। अब मुझे बताओ एप्पल कंपनी के शेयर्स के लिए क्या होगा, एप्पल्स के शेयर परचेज करे उसने, वो लिस्टेड है, वो नेस्डैक में लिस्टेड है। अब मुझे बताओ क्या होगा उसके लिए, ये वाला पॉइंट अप्लाई होगा, 24 मंथ्स देखेंगे। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, तो ये आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो भी असेट है ना, फॉर रिमेनिंग असेट टाइम पीरियड 36 मंथ विल बी कंसिडर्ड। तो बस आपको क्या करना है, मतलब 36 महीने तक होल्ड करा, 36 में अप टू 36 मंथ तक होल्ड करा, तो क्या हो जाएगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। और अगर 36 से ज़्यादा कर लिया तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। तो वो बन जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको रखता हूँ, कुछ मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, आप मुझे बताना वो शॉर्ट टर्म रहेगा कि लॉन्ग टर्म रहेगा। मैंने ज्वेलरी होल्ड करी है 30 मंथ्स। ये वाली लाइन अपन समझेंगे ना बाद में, अभी आज अपन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कौन सा पहले लॉन्ग टर्म होता है या फिर शॉर्ट टर्म होता है। ज्वेलरी जो है वो मैंने होल्ड करी 30 मंथ्स। टेल मी, ज्वेलरी के लिए क्या देखना है, कौन से मंथ्स देखने हैं, 12 या फिर 24 या फिर 36। तो ना वो 12 में थी ना 24 में थी, तो ज्वेलरी के लिए कितने देंगे, 36 मंथ तक होल्ड करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म है, और 36 महीने से ज़्यादा करेंगे तो लॉन्ग टर्म। तो उसको बोल दो मैं शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। ये होल्डिंग पीरियड निकालते कैसे, ये अपन कल देखेंगे बच्चों, है ना। आज अपन सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं कि ज्वेलरी के लिए कौन से मंथ्स कंसिडर करने हैं। अच्छा, पेंटिंग के लिए क्या करना है, पेंटिंग्स के लिए क्या करना है, अगेन इसके लिए भी कितने मंथ्स देखने हैं, 36 मंथ। फिर अब मुझे बताओ अनलिस्टेड डिबेंचर्स के लिए क्या देखना है, चलो देखते ढूंढते हैं। यहाँ पर तो लिस्टेड सिक्योरिटी की बात करी थी, फिर अनलिस्टेड तो यहाँ नहीं आए। यहाँ अनलिस्टेड शेयर्स थे तो उसके लिए 24 महीने, तो अनलिस्टेड डिबेंचर्स यहाँ पर भी नहीं आए, तो फिर वो अनलिस्टेड डिबेंचर्स कहाँ पर आएंगे, फॉर रिमेनिंग असेट टाइम पीरियड विल बी 36 मंथ। तो अनलिस्टेड डिबेंचर के लिए कितना देखना है, 36 मंथ। फिर अपन बात करते हैं लिस्टेड डेथ ओरिएंटेड फंड, लिस्टेड डेट ओरिएंटेड फंड यानी म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, लिस्टेड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो अपन ढूंढते हैं, देखो यहाँ पर सारे वर्ड्स कितने मैंने इसलिए अलग ही लिख दिए थे आपको वर्ड्स,
क्या आपको एक एक चीज़ समझ में आए? लिस्टेड लिस्टेड लेकिन अदर देन यूनिट, मतलब ये वाला पॉइंट मत अप्लाई करना। यूनिट ऑफ यूटीआई, ठीक है, यूटीआई भी नहीं है वो तो। अब यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड तो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इक्विटी भी नहीं निकला वो। जीरो कूपन बॉन्ड भी नहीं है वो तो। अनलिस्टेड शेयर भी नहीं है वो तो, म्यूचुअल फंड है ना। लैंड एंड बिल्डिंग भी नहीं है, तो बच्चों फिर उसके लिए कितना आ जाएगा? 36 मंथ। तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, इसके लिए देखने के लिए कितने मंथ्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? 36 मंथ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर इधर देखो, अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अब बताओ कहां पर आने वाला है अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर? अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर यहां पे तो लिस्टेड की बात थी, यहाँ पर यूनिट ऑफ यूटीआई था, इक्विटी ओरिएंटेड फंड था, यहाँ पे भी नहीं था, तो ये अनलिस्टेड शेयर। अब शेयर बोला तो यहाँ पे इक्विटी है या प्रेफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर के लिए कितने मंथ्स लेंगे? 24 मंथ्स लिए जाएंगे, ये बताने के लिए वो लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। ठीक, और थिंग्स आर सिंपल। अगर 24 महीने तक होल्ड कर लिया होगा या उससे कम होल्ड करा होगा तो शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा होल्ड करा होगा तो लॉन्ग टर्म। लैंड के लिए कितना लेना है? अभी हाल देखा 24 मंथ। लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड डिबेंचर जरा बताओ, ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्ड आया था? लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटी, इसमें डिबेंचर्स भी कवर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 12 मंथ्स। मान लो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ही क्या है? लिस्टेड है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लिए, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लिए वो लिस्टेड है, लेकिन वो नेस्डैक में है, तो अपने लिए तो क्या है, एक तरीके से अनलिस्टेड ही रहेंगे वो। इसके लिए कितना लेना है? 24 मंथ्स लेना है, 24 मंथ्स। आई बात समझ में? फिर बताओ, मैंने आईपैड बेचा जिसका मैं बिजनेस यूज़ कर रहा था, आईपैड बेचा जो इसका मैं बिजनेस यूज़ कर रहा था, उसके लिए भी 36 ही लेना है, कहीं दिखा नहीं मुझे 12 में, वो 24 में। फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए क्या करना है? 12 मंथ्स लेना है। अच्छा, अनलिस्टेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए क्या करना है? अनलिस्टेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए तो ऊपर तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कवर था, फिर नीचे अनलिस्टेड शेयर कवर था, तो ये फिर 36 में ही आएगा, है ना। और कहीं नहीं आया तो जो भी नहीं आया वो कहाँ पर आता है? 36 में ही आता है। तो इतने सारे अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं। चलो लेजू याद कर लो एक बार फटाफट से, क्या होता है लेजू? लेजू क्या था? लिस्टेड सिक्योरिटीज़। फिर ई से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, है ना, लिस्टेड हो या ना हो। जेड से जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड हो या ना हो। यूटीआई लिस्टेड हो या फिर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए कितने महीने देखने? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए 12 महीने देखने। और इनके लिए कितने देखने हैं? 24 मंथ। और फिर इनके लिए कितने देखने हैं? 36 मंथ्स देखने होते हैं, जो बच जाते हैं उनके लिए 36 मंथ। अब इस लाइन का मतलब अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। थैंक यू।